देखो तो कितनी चुस्त दुरुस्त और पुरअसर है हमारी सदी की नफरत। किस आसानी से चूर चूर कर देती है बड़ी से बड़ी रुकावटों को, किस फुर्ती से झपट कर हमें दबोच लेती है। ये दूसरे जज्बों से कितनी अलग है, एक साथ ही बूढ़ी भी और जवान भी। ये खुद उन कारणों को जन्म देती है जिनसे पैदा हुई थी। अगर ये सोती भी है तो हमेशा के लिए नहीं, निद्राहीन रातें भी इसे थकाती नहीं बल्कि और तरोताजा कर जाती हैं। यह मजहब हो या वह जो भी इसे जगा दे, यह देश हो या वह जो भी इसे उठा दे, इंसाफ भी तभी तक अपनी राह चलता है जब तक नफरत इसकी दिशा नहीं बदल देती। आपने देखा है इसका चेहरा, कामोन्माद की विकृत मुद्राओं वाला चेहरा। ओह, दूसरे जज्बात इसके सामने कितने कमजोर और मिमियाते हुए नजर आते हैं। क्या भाईचारे के नाम पर भी किसी ने भीड़ जुटाई है? क्या करुणा से भी कोई काम पूरा हुआ है? क्या संदेह किसी फसाद की जड़ बन सका है? यह ताकत सिर्फ नफरत में है। ओह, इसकी प्रतिभा, ओह इसकी लगन, इसकी मेहनत। कौन भुला सकता है वे गीत जो इसने रचे, वे पृष्ठ जो सिर्फ इसकी वजह से इतिहास में जुड़े, वे लाशें जिनसे पटे पड़े हैं हमारे शहर, चौराहे और मैदान। मानना ही होगा कि यह सौंदर्य के नए नए आविष्कार कर सकती हैं। इसकी अपनी सौंदर्य दृष्टि है। आकाश के बीच फूटते हुए बमों की लाली किसी सूर्योदय से कम है क्या? और फिर खंडहरों की भव्य करुणा, जिनके बीच किसी फूहड़ मजाक की तरह खड़े हुए हैं कई विजय स्तंभ। नफरत में समाहित हैं जाने कितने विरोधाभास। विस्फोट के धमाके के बाद मौत की खामोशी, बर्फीले मैदानों पर छितराया हुआ लाल खून। इसके बावजूद ये कभी भी दूर नहीं जाती अपने मूल स्वर से। खून से सने शिकार पर झुके जल्लाद से यह हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार रहती है, भले ही कभी कुछ देर हो जाए, पर आती जरूर। लोग कहते हैं नफरत अंधी होती है। अंधी और नफरत, इसके पास तो जनाब बाज की नजर है, निर्निमेष देखती हुई भविष्य के आर पार। जो कोई देख सकता है तो सिर्फ नफरत। कविता विस्लावा शिंबोर्स्का ने लिखी है दिन। मेरी फेवरेट कवियत्रियों में से एक, पोलैंड की निवासी, कविता लिखने का अलग अंदाज, जिनकी कविताओं ने दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों को छुआ और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, और लेने के लिए नहीं गई, ये सबसे बड़ी बात। अपनी विडंबनापूर्ण सटीकता और दार्शनिक विषयों पर गहरी अंतर्दृष्टि के कारण कविता की मोजार्ट विस्लावा शिंबोर्स्का मुझे खासा पसंद आती है। इसीलिए मैं आज उनका जो जीवन चरित्र है उसी पे बात करूंगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो नोबेल कमीशन कहता है कि कविता की मोजार्ट विस्लावा शिंबोर्स्का ने मानवीय वास्तविकता के टुकड़ों में ऐतिहासिक और जैविक संदर्भों को उजागर किया है। और विस्लावा मारिया अन्ना शिंबोर्स्का का जन्म जो है 2 जुलाई 1923 को पोलैंड के प्रोवेंट, जो अब कार्निक का हिस्सा है, वहां हुआ था। उसके पिता एक संपत्ति के मैनेजर थे। 1924 में पिता की मृत्यु हो गई, मात्र 1 साल की बच्ची। पिता की मौत के बाद परिवार टोरुन चला जाता है और फिर 1931 में क्राको आ जाता है। क्राको में विस्लावा का शेष जीवन बीतता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब वह सिर्फ 16 साल की हैं, वो अपनी भूमिगत कक्षाओं में शिक्षा जारी रखती हैं। 1943 में 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में उन्होंने रेलवे कर्मचारी के रूप में काम किया, ताकि जर्मनी में जबरन श्रम के लिए निर्वासित होने से बच सकें। त्रासदियों के बीच एक बच्ची की यात्रा शुरू होती है और कहां वो कविता की मोजार्ट तक पहुंचती हैं। आज के वीडियो में इसलिए बात करनी जरूरी बनती है कि वो न केवल कविताएं लिखती थी बल्कि उनकी एक कलात्मक यात्रा थी, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी भाषा की पाठ्य पुस्तकों के लिए चित्र बनाए, कहानियां ही लिखी, कविताएं भी लिखी। और बाद में 1945 में जब उम्र करीब 21 साल थी, क्राकोव में ज़ेगेलियन यूनिवर्सिटी में उन्होंने पोलिश साहित्य पढ़ा, लेकिन फिर समाजशास्त्र पढ़ा और यहीं से वो स्थानीय लेखन में शामिल होती हैं। वो चेस्लाव मिवोश जैसे कवियों से प्रभावित होती हैं। 1945 में उनकी पहली कविता शब्दांश दैनिक समाचार पत्र ज़िंजेनिकोपोलिस्की में प्रकाशित होती हैं। तो शुरुआत में शिंबोर्स्का ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ पोलैंड की आधिकारिक विचारधारा का पालन किया। उन्होंने 1953 की एक कुख्यात राजनीतिक याचिका पर भी हस्ताक्षर किए थे, और जिसमें
क्राकोव शो ट्रायल में देशद्रोह के आरोपी पोलिश पादरियों की निंदा की गई थी। उनकी कविताओं में शुरुआत में समाजवादी विषय थे, जैसे उनकी पहला जो संग्रह था दैट इज व्हाट वी आर लिविंग फॉर, उसमें लेनिन और युवाओं के लिए जो नोवा हुता का निर्माण कर रहे हैं वो इस तरह की कविताएं शामिल थी। और बाद में वो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी जो थी उसकी मेंबर भी बनी। हालांकि जैसे जैसे पोलिश कम्युनिस्ट पार्टी स्टालिनवादी कम्युनिस्टों में से नेशनलिस्ट कम्युनिस्टों की ओर बढ़ी, सिम्बोर्स्का सोशलिस्ट विचारधारा से अलग हो गई और उसने फिर प्रारंभिक राजनीतिक कार्यों का त्याग कर दिया। 1966 तक सिम्बोर्स्का आधिकारिक तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी वैसे तो नहीं छोड़ती है, लेकिन असंतुष्ट बुद्धिजीवियों से संपर्क बनाना शुरू करती है। और फिर बाद में उन्होंने 1957 में उन्होंने पेरिस आधारित प्रवासी पत्रिका कुल्तुरा के संपादक जर्जी ग्रिडियॉक से दोस्ती की, जिसमें उन्होंने बड़ा योगदान दिया और स्वतंत्र बुद्धिजीवियों के खिलाफ द टाइम्स में कम्युनिस्ट समर्थित विरोध का विरोध किया। तो बड़ी चीज ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसकी मांग करने वाली एक कवयित्री थी। 1953 में जिचे लित्रास की एक सामाजिक जीवन की जो पत्रिका थी उसके कर्मचारियों में वो शामिल होती हैं, जहां वो 1981 तक काम करते हैं। और फिर एक पुस्तक समीक्षा स्तंभ लिखती थी जिसका शीर्षक था अनिच्छिक पठन। इस अवधि के बाद उनके कई निबंध प्रकाशित होते हैं और कई जगह वो लिखती हैं। फिर वो 1990 के दशक के शुरुआत में वो एक कविता के साथ पहले गैर कम्युनिस्ट सरकार में अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करती है, जिससे पूर्व कम्युनिस्ट जो है वो सत्ता में वापस आती है। तो कुल मिला के ये उनका राजनीतिक जीवन था, लेकिन सिम्बोर्स्का की प्रतिष्ठा अपेक्षाकृत छोटे छोटे कामों पर टिकी है। 350 से भी कम कविताएं उन्होंने लिखी है। सिम्बोर्स्का से जब एक बार पूछा गया कि उन्होंने इतनी कम कविताएं क्यों प्रकाशित की, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में एक कूड़ेदान है। यह उनके आत्म आलोचना और पूर्णतावाद की ओर इशारा करता है कि जो कूड़ेदान में जाने लायक कविताएं हैं उन्हें मैं समाज में नहीं लाती, व्यवस्थाओं में नहीं लाती, कूड़ेदान में डाल देती हूँ। उनकी कविताओं में, जैसा मैंने पहले कहा, विडंबनापूर्ण सटीकता है, विरोधाभास है और अतिशयोक्ति जैसे साहित्यिक उपकरणों का अक्सर उपयोग किया गया है, ताकि दार्शनिक विशेष जो सब्जेक्ट हैं, फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है, उसमें जुनून उजागर हो सके। उनकी कई कविताओं में युद्ध और आतंकवाद शामिल हैं। उन्होंने असामान्य दृष्टिकोण लिखे हैं, जैसे एक कविता है उनकी जिसमें एक मृत मालिक का नया जो अपार्टमेंट है वो खाली है, उसे एक बिल्ली कैसे देखती हैं। जैसे दैट्स व्हाई वी आर ऑल अलाइव, हम सारे जिंदा क्यों हैं, सॉल्ट, पीपल ऑन द ब्रिज और कॉलन जैसी कविताएं लिखी। और फिर कॉलन जैसी रचना थी, उसे पोलैंड के गजेता वाइबोरस्का के पाठक जो है 2006 की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक चुनते हैं। और 1996 में नोबेल व्याख्यान और दार्शनिक अंतर्दृष्टि में उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। और फिर बाद में उन्होंने 7 दिसंबर को अपना नोबेल व्याख्यान दिया, कवि और दुनिया, जिसमें उन्होंने आधुनिक कवियों की अंदर अपनी पहचान को लेकर जो संशय था उस पर बात की। उन्होंने कहा कि कविता के कोई प्रोफेसर नहीं होते, क्योंकि यह कोई ऐसा पेशा नहीं है जिसके लिए विशेष अध्ययन या डिग्री की आवश्यकता हो। सिम्बोर्स्का ने प्रेरणा की अवधारणा पर विस्तार से बात की। उन्होंने जोर दिया कि प्रेरणा केवल कवियों या कलाकारों का विशेष अधिकार नहीं है, यह उन सभी लोगों को मिलती है जो सचेत रूप से अपनी बुलाई गई चीज को चुनते हैं, अपना काम प्यार और कल्पना के साथ करते हैं। उनके अनुसार इसमें डॉक्टर, शिक्षक, माली और अन्य पेशेवर लोग भी प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। सिम्बोर्स्का कहती है जो कुछ भी प्रेरणा है वह एक निरंतर मुझे पता नहीं से पैदा होती है, वहीं से प्रेरणा शुरुआत। उन्होंने मुझे नहीं पता वाक्यांश का बहुत महत्व दिया और ये कहते हुए कि हमारी दुनिया और हमारे भीतर के स्थानों का विस्तार यह शब्द करता है। सिम्बोर्स्का जोर देती है कि सच्चे कवियों को भी बार बार मुझे नहीं पता कहना चाहिए, क्योंकि हर कविता कथन का उत्तर देने का एक प्रयास है, लेकिन अंतिम पंक्ति आते ही कवि को एहसास होता है कि ये उत्तर जो है वो अपर्याप्त है। अगर हम कविताओं में उनके विचार की बात करें तो संभावनाएं नाम की कविता उन्होंने लिखी है, जो उनकी एक श्रृंखला है, काव्य श्रृंखला, जो सिम्बोर्स्का की व्यक्तिगत पसंद और प्राथमिकताओं की एक श्रृंखला है। ये एक व्यक्ति को क्या बनाती है, जैसे वो लिखती हैं कि मुझे मानवता से प्यार करने से ज्यादा लोगों को पसंद करना अच्छा लगता है। अब देखिए कि मानवतावादी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो लोगों को छोड़ देते हैं।
वो ये एक लाइन कि मुझे मानवता से प्यार करने से ज्यादा लोगों को पसंद करना अच्छा लगता है, ये एक लाइन जो है समग्र अमूर्त मानवता के बजाय व्यक्तिगत संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालती है। वो कहती है आप आसपास के लोगों से प्यार कीजिए, और वो ये भी कहती है मुझे तर्क वितर्क को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना पसंद नहीं है। और मुझे कविताएं लिखने की बेतुकी बात पसंद है, कविताएं नहीं लिखने की बेतुकी बात से ज्यादा। इस कविता में कई यादृच्छिक लग सकती है पंक्तियां, जैसे मुझे डेस्क के दराज पसंद है, लेकिन एक टिप्पणीकार कहता है कि कविता मुख्य रूप से व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के माध्यम से एक व्यक्ति को क्या परिभाषित करना है इसका प्रदर्शन है, और अस्तित्व के अंदर होने का ही इसका मतलब है। यह दिखावा नहीं करने की भावना दर्शाती है कि वह सब कुछ जानती है। एक कविता की और जिक्र करें, सदी का पतन, उन्होंने जो कविता लिखी है वो 20वीं सदी के प्रति जो नैराश्य भाव जो है शिम्बोर्स्का का, जो उसने बड़ी तकलीफ और गजालत रेखाओं में जी, उसको लेकर शिम्बोर्स्का लिखती हैं कि यह सदी बाकी सदियों से बेहतर होने वाली थी, लेकिन अब यह कभी साबित नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत सी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए, और जो होना था वह नहीं हुआ। यह कविता बताती है कि मूर्खता मजेदार नहीं है और बुद्धिमत्ता समलैंगिक नहीं है। और एक उपयोगकर्ता ने इसको ये कहते हुए प्रासंगिक बताया कि मूर्खता न केवल हास्यास्पद नहीं है बल्कि खतरनाक भी है। कविता यह भी सवाल करती है कि हमें कैसे जीना चाहिए, और इस बात पर उन्होंने बड़ा जोर दिया कि महत्वपूर्ण सवाल जो है अक्सर सबसे सीधे और भोले होते हैं। और एक बड़ी गजब की कविता द एंड एंड द बिगनिंग, तो वो उसमें अंत और शुरुआत का शीर्षक हिंदी में दिया जा सकता है। तो युद्ध के बाद का पुनर्निर्माण, ऐसे में विस्लावा की जो है वो कविताओं का जिक्र करना बनता है कि वो कहती है युद्ध के बाद किसी न किसी को तो सफाई करनी होती है, क्योंकि चीजें अपने आप ठीक नहीं होती। हमें कचरा हटाने, लाशों से भरी गाड़ियों के लिए रास्ता बनाने, राख और मवाद साफ करने, और टूटे हुए सोफे के स्प्रिंग और खून से सने कपड़े हटाने जैसे यथार्थवादी काम करने होते हैं युद्ध के बाद। हम केवल सरकारी निर्णयों की ओर देखते हैं, लेकिन आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा के इस तरफ, सीमा के उस तरफ, ये चीजें जिन्होंने की हैं उन पर खबरें नहीं ठहरती, लेकिन कवियों की नजरें जाती हैं। वो कहते हैं कि जो मैंने काम बताया कि आप सोफे से स्प्रिंग ठीक कर रहे हैं, खून से सने कपड़े हटा रहे हैं, तो ये तस्वीरें जो है ये खूबसूरत नहीं होती। विस्लावा शिम्बोर्स्का लिखती है कि इन सब की तस्वीरें नहीं होती खूबसूरत, लग जाता है बरसों का वक्त, जा चुके होते हैं कैमरे तब तक किसी दूसरी जगह की। ये युद्ध के बाद की कठिन वास्तविकता और मीडिया के ध्यान वाले अस्थायी स्वभाव पर टिप्पणी करती है। एक कविता उनकी है आंकड़ों की बात, ए वर्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। यह कविता मानव व्यवहार पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है जो लोगों के विभिन्न गुणों को संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। जैसे वो कहती है 100 में से 52 मुझसे बेहतर जानते हैं, 100 में से 52 जानते हैं मुझसे बेहतर, और खुश रह सकते हैं 20 से ज्यादा नहीं। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं लेकिन आप खुश हैं या नहीं, यह बिल्कुल मानवीय स्वभाव की विडंबनाओं और विरोधाभासों को दिखाती हैं। यातनाएं, टॉर्चर्स नाम की कविता है, वो बताती है कि समय के साथ भौतिक यात्राओं का स्वरूप नहीं बदला है, देह दर्द का कुंड है। कविता इस बात पर जोर देती है कि देह के दंडित होने से निकली चीख थी, है और रहेगी। होली चीख सदियों से उतनी ही गहन और व्यापक। इसमें समय के साथ केवल नदियों, जंगलों और भूभाग का आकार बदला है, जबकि मानवीय पीड़ा की मूल प्रकृति जो है वो अपरिवर्तित रहती है। एक कविता बड़ी फेमस है, द मंकीज, टू मंकीज ऑफ ब्रुगेल, ब्रुगेल के 2 बंदर। इस कविता में शिम्बोर्स्का एक सपने का वर्णन करती है जहां वह मानव इतिहास की अंतिम मौखिक परीक्षा दे रही है। खिड़की में 2 जंजीर से बंधे हुए बंदर हैं, और वह 16वीं सदी के डच चित्रकार ब्रुगेल एट द एल्डर की पेंटिंग से प्रेरित है, जिसमें पैसे के लिए जंजीरों में बंधे बंदरों को चित्रित किया गया है। शिम्बोर्स्का इस प्रतीक का उपयोग मानव सभ्यता की विडंबना पर सवाल उठाने के लिए करती हैं, खासकर युद्ध के बाद पोलैंड की स्थिति के संदर्भ में, जहां नाजी अत्याचारों के बाद भी देश सोवियत नियंत्रण में था। लिखती हैं, अपनी स्मृतियों के लिए मैं सबसे बुरी श्रोता हूं। स्मृतियों के साथ कवि के रिश्ते कितने जटिल हो सकते हैं ये कविता दर्शाती हैं। स्मृतियां कवि से लगातार अपनी बात सुनने की मांग करती हैं, लेकिन वह ऊब से कसमसाने लगती हूं जैसे शब्द लिखती हैं।
स्मृतियां पुरानी तस्वीरों और घटनाओं से हमला करती हैं, लेकिन कवि वर्तमान के सूर्य, बनते बादलों और लंबी सड़कों को प्राथमिकता देती हैं। यह अतीत के बोझ और वर्तमान में जीने की इच्छा के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। तो विस्लावा शिंबोर्स्का को 1996 में साहित्य के नोबेल से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिसमें गोएथे पुरस्कार, हर्डर पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, जो कि पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। उनकी कविताओं का अनुवाद कई यूरोपीय भाषाओं के साथ साथ अरबी, हिब्रू, जापानी, फारसी, चीनी, हिंदी में हुआ है। उनकी कविता लव एट द फर्स्ट साइट जो है, एक फिल्म आई थी टर्न लेफ्ट टर्न राइट में किया गया था, और क्रिस्टोफ किस्लोवस्की की फिल्म थ्री कलर्स रेड भी इसी कविता से प्रेरित थी। तो ये एक और कविता पीपल ऑन द ब्रिज, जिसपे बीता पेजनियाक ने एक फिल्म बनाई और इसे विश्व स्तर पे प्रदर्शित किया गया। 1 फरवरी 2012 को, यानी आज से करीब 13 साल पहले, क्राको में 88 साल की उम्र में फेफड़ों के कैंसर से विस्लावा दुनिया छोड़ देती हैं। लेकिन मृत्यु के समय भी वो नई कविताओं पर काम कर रही थी, लेकिन अंतिम कविताओं को प्रकाशित होने का अवसर नहीं मिला, और बाद में 2012 में उनकी कुछ कविताएं प्रकाशित हुई। उनकी विरासत के सम्मान में विस्लावा शिंबोर्स्का पुरस्कार की स्थापना की गई। और बड़ी चीज जो है वो ये है कि पोलैंड जैसा एक छोटा सा देश, जहां शिंबोर्स्का की कविताएं अपनी सादगी के भीतर छिपे गूढ़ और गंभीर निहितार्थों के लिए जानी जाती हैं। ये आम आदमी की कविताएं हैं, लेकिन आम आदमी की समझ नहीं आती। वह घरेलू जीवन के बिंबों को महान ऐतिहासिक संदर्भों से जोड़ती हैं। उनकी कविताओं का चुटीलापन गहरा असर छोड़ता है। वो एक भारत के बड़े व्याख्याकार हैं हरिमोहन शर्मा, वो कहते हैं कि 20वीं सदी द्वारा पैदा की गई निराशा और हिंसा को अभिव्यक्त करने वाली अद्वितीय कवयित्री कोई है तो वो विस्लावा शिंबोर्स्का है। वह हमारी नाउम्मीदी को भी शब्द देती थी। तो शिंबोर्स्का की कविताओं ने हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय स्वागत प्राप्त किया है। कई प्रमुख हिंदी कवियों लेखकों ने उनकी कविताओं का अनुवाद किया है, और यह सिर्फ एक कवि नजर नहीं आती, जबकि एक दार्शनिक और मानव अस्तित्व की गहरी पड़ताल करने वाली एक बड़ी शख्सियत नजर आती है। उनकी कविताएं हमें याद दिलाती है कि दुनिया अद्भुत है, और हमारे मुझे नहीं पता कहने की क्षमता ही हमारी जिज्ञासा और खोज को जन्म देती है, जो हमें सीखने और विकसित होने में मदद करती हैं। उनकी छोटी चुटीली और विचारोत्तेजक कविताएं हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या किसी बाज ने अपना गुनाह माना है? शिकार पर झपटने से पहले कभी झिझका है कोई चीता? भेड़िए को किसी ने पछताते हुए नहीं देखा। डंक मारते हुए बिच्छू बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होता। सांप के अगर हाथ होते तो वह भी उन्हें बेदाग ही बताता। शेर हो या जुएं, खून पूरी आस्था से पीते हैं, और क्यों न हो, जबकि वे जानते हैं कि रास्ता उन्हीं का सही है। सूर्यमाला के तीसरे ग्रह पर पशुता की पहली निशानी है निर्द्वंद आत्मा और अडिग विश्वास। तो यह था विस्लावा शिंबोर्स्का के जीवन और उनकी कविताओं का एक संक्षिप्त अवलोकन। हमें उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।